वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं विज्ञान के 10 सवाल जो कि आपकी यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस या फिर जितने अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं, इसके अलावा आपकी समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी है, बीईओ की वैकेंसी है, जो भी टीचिंग एग्जाम वगैरह जिसमें साइंस आपका सिलेबस है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल दिया गया कि नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको सही विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले है कि उच्च आर्द्रता और कम तापमान की स्थिति में गीले कपड़े बहुत तेज़ी से सूख जाते हैं, सबसे तेज़ी से सूखते हैं। और दूसरा है, अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव जो है वो कम होता है, इसलिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, इसमें सही है केवल 2। दूसरा स्टेटमेंट तो भाई एकदम सही है कि आप ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे, जो वायुमंडलीय दबाव रहेगा, जो प्रेशर रहेगा वो कम रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि कम तापमान पर 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर पानी उबलने लगेगा। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट दिया है इसका राइट होगा कि आपको कम आर्द्रता, ठीक है, कम आर्द्रता रहे और उच्च तापमान रहे। ठीक है, कम आर्द्रता और उच्च तापमान की स्थिति में जो गीले कपड़े हैं वो सबसे तेज़ी से सूखते हैं। तो पहला वाला गलत हो गया, दूसरा सही है, ऑप्शन बी सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले कि लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होने के कारण ही ठंड के मौसम में लोहे को स्पर्श करने पर लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडा रहता है, और लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए लकड़ी कम ठंडी रहती है। ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया। फिर दूसरा है कि तांबा कांच की अपेक्षा ऊष्मा का बेहतर सुचालक है, इसलिए जब तांबा और कांच को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है तो तांबा अधिक गर्म लगता है। और तीसरा है कि कांच की छड़ को जब भाप में रखा जाता है तो उसकी लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। तो गलत विकल्प आपको बताना है, गलत विकल्प कौन सा है। तो ये देखिए, तीनों विकल्प जो हैं, पहले दूसरे तीसरे वाले, तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं, रीज़न एकदम सही दिया गया है। तो इसमें से ऑप्शन ए सही होगा कि भाई इसमें से कोई नहीं गलत है, ऑप्शन ए इसमें से कोई नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आपको गलत विकल्प का चयन करना है। पहले तो स्टेटमेंट है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान सुरक्षित होता है, ये हो गया। फिर वह उपकरण जो किसी पिंड के तापमान को स्वचालित रूप से नियंत्रित करता है थर्मोस्टेट कहलाता है। तीसरा, जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। और चौथा, सेल्सियस पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.9 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा गलत है ये बताना है। तो इसमें देखिए, पहला स्टेटमेंट भी एकदम सही कि 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान सुरक्षित होता है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित ताज़ा रखने के लिए। थर्मोस्टेट के बारे में भी बहुत सही दिया गया है कि किसी पिंड के तापमान को स्वचालित रूप से नियंत्रित करना। ये भी बहुत सही है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत है। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन कम होता है, न कि उसका आयतन बढ़ता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आपको गलत विकल्प का चयन करना है। दिया गया कि वायु में ध्वनि का वेग आयाम और आवृत्ति में परिवर्तन से प्रभावित होता है। और दूसरा है फिर कि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं और इन रेशों के बीच में मौजूद हवा के कारण शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है, जिससे ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं, ये हो गया। फिर है कि वायु में ध्वनि का वेग आर्द्रता बढ़ने से बढ़ता है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने पर वायु का घनत्व कम हो जाता है। फिर वायु में ध्वनि का वेग तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो गलत विकल्प इसमें कौन सा है ये बताइए। तो इसमें देखिए, पहला जो है ये गलत है। अब इसके बारे में सुन लेते हैं कि ध्वनि का जो वेग होता है वायु में, ये आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, आयाम और आवृत्ति का वायु के वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये तीनों एकदम सही हैं।
ठीक है, उन्हीं रेसों के बारे में भी। और तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा, और आर्द्रता बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने पर वायु का घनत्व तो कम हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, इसमें है कि यदि जल से भरे गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाए तो उसका आयतन परिवर्तित हो जाता है। ठीक, और जिससे जल का स्तर बढ़ जाता है। और दूसरा क्या है कि जब किसी बोतल में पानी भर दिया जाता है तो उसमें जमने से बोतल टूट जाती है। जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ में बदल जाता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है, इसलिए आंतरिक दबाव सीमा से अधिक होने पर बोतल टूट जाती है। तो इसमें सही विकल्प कौन सा है? तो भाई इसमें देखिए सही विकल्प है दूसरा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए कि यदि जल से भरे गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाए तो आयतन परिवर्तित नहीं होगा। आप सभी ने आर्किमिडीज़ का सिद्धांत पढ़ा होगा, आयतन परिवर्तित नहीं रहता है ये, बल्कि उसी के समान ही रहता है। ठीक है, जिससे जल का स्तर नहीं बढ़ता है, वो वैसे ही पहले की ही तरह रहता है, जल स्तर समान रहता है, आयतन ही नहीं बदलेगा। तो इसलिए पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। दिया गया है कि रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे और परावैगनी तरंगे जो हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के मध्य मंडल से परावर्तित होती हैं और ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसमें गलत विकल्प कौन सा है? ठीक, तो इसमें गलत विकल्प है आपका ऑप्शन सी वाला। जो दीर्घ रेडियो तरंगे होते हैं पृथ्वी के मध्य मंडल से नहीं, ये पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। ठीक है, आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। अब बाकी और सभी तरंगों के बारे में सही दिया है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे कौन कौन सी हैं? रेडियो, एक्स और परावैगनी। ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्घ्य, और ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में फिर से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। गलत वाला कौन सा है? सबसे पहले तो दिया गया है कि कॉस्मिक किरणें बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं। फिर कॉस्मिक किरण की तरंग दैर्घ्य जो है वो बहुत कम होती है। परा उच्च आवृत्ति की तरंगे तथा सूक्ष्म आवृत्ति की तरंगे आमतौर पर अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचारित की जाती हैं। और आयाम क्या होता है? ये 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी होती है। ठीक, तो इसमें कौन सा आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो गलत ऑप्शन है इसमें ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। इसके बारे में देखिए, सुन लीजिए। ऑप्शन डी कैसे गलत है? क्योंकि ये आयाम नहीं होता है, 2 उत्तरोत्तर श्रृंग या फिर 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच में होती है तरंग दैर्घ्य। ठीक है, ये होती है तरंग दैर्घ्य आपकी वेवलेंथ। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए तरंग इस डायरेक्शन में चल रही है, 2 उत्तरोत्तर आपका ये क्रेस्ट हो गया या फिर ये गर्त हो गई, इन दोनों के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये वेवलेंथ होती है। ठीक है, ना कि आयाम होता है, ये तरंग दैर्घ्य होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, आपको निम्नलिखित में से गलत का चयन करना है, गलत विकल्प का। पहला दिया गया कि आंतों के रोगों के निदान में अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक, दूसरा है दूर संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। फिर अवरक्त तरंगों का उपयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरणों में किया जाता है। फिर क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन करने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें गलत कौन सा है? इसमें गलत देखिए पहला वाला है। आंतों के रोगों का जो निदान है या फिर सीटी स्कैन करना है, इन सभी में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, ना कि अवरक्त तरंगों का। इसके अलावा बाकी सारे स्टेटमेंट एकदम सही हैं। फिर अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरणों का उपयोग हुआ। सितार के तार से अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। फिर है 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को हानिकारक प्रदूषक माना जाता है। ठीक है, और 60 डेसिबल के स्तर को मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर माना गया है। तो कौन सा विकल्प इतने में गलत है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए, इसमें गलत है आपका ऑप्शन बी, क्योंकि सितार के तार से अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंगें नहीं उत्पन्न होती हैं, ये होती हैं अनुप्रस्थ वाली। ठीक है, अनुप्रस्थ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सवाल है। ठीक है,
जिसको बोला अनुप्रस्थ तरंगों को क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। इसके अलावा टीवी के रिमोट में आपकी अवरक्त तरंगें हैं यानी इंफ्रारेड हैं, और 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि हानिकारक प्रदूषक होती है, और मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है, वो है 60 डेसिबल। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का आखिरी सवाल रहेगा कि निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, सबसे पहला दिया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 45 डेसिबल को किसी शहर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर माना गया है। दूसरा है कि चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार कर सकते हैं क्योंकि वे सुपरसोनिक तिरंगे निकालते हैं जिससे वे निर्देशित होते हैं। फिर है पराश्रव्य तरंगे स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकती हैं, और फिर है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग बीमारियों के उपचार में किया जाता है। ठीक तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन तो एकदम सही है। पराश्रव्य तरंगों के बारे में भी बहुत सही दिया गया है कि ये स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकती हैं और बीमारियों के उपचार में भी इनका उपयोग होता है। इसके और उपयोग की अगर बात करें तो पराश्रव्य तरंगे जो हैं ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, कीड़ों को, और दूसरा कपड़ों से धूल हटा करके उनको साफ़ भी कर सकती हैं। ठीक है, तो ये पराश्रव्य तरंगों के उपयोग हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी गलत है क्योंकि चमगादड़ जो है ये रात में उड़ सकते हैं, अपना शिकार कर सकते हैं क्योंकि वो पराध्वनि तरंगे निकालते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंगे निकालते हैं, न कि सुपरसोनिक। सुपरसोनिक गलत हो गया भाई, यहाँ पे होगा अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक तिरंगे निकालते हैं, इस वजह से उनके अपने शिकार का जो भी पोजीशन है, जो भी स्थान है, उससे उनका पता चलता है और वो शिकार कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे आज के 10 सवाल। तो ऐसे ही हम MCQ लगाते रहेंगे। साइंस ख़त्म करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलेंगे। आपको जिस भी सब्जेक्ट का MCQ चाहिए आप मुझे बता दीजिएगा, बस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।